हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये हैं डेली करंट अफेयर्स फॉर 14th एंड 15th ऑफ अप्रैल। गाइस थोड़ी सी आपको मुझे आवाज़ में प्रॉब्लम लगेगी, वो थोड़ा सा कोल्ड की वजह से थोड़ी सी आवाज़ चेंज है, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो बिल्कुल सही बना है। तो आप इसको देखते चल जाइएगा, इसमें से जो भी नोट्स है बनाते चल जाइएगा। बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स हैं, इनको डेली करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है जितने भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनसे, तो जिससे कि आपका एक भी करंट अफेयर ना छूटे और जितनी चीज़ें हैं वो सब आपकी कवर हो जाए। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियोस को देखते हैं वो लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। गाइस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है उनको मिलते रहे निरंतर, जिससे कि उनका जितना भी करंट अफेयर है वो सब कवर हो जाए और एक भी सवाल ऐसा ना हो कि जो आपके एग्जाम में आए, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, कि करंट अफेयर का वो सवाल हो और आपसे छूट जाए। तो आप इनको डेली बेसिस पढ़ते रहिएगा, इससे आपका हर चीज़ कवर हो जाएगी, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले GS1 में देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि नो एल नीनो एक्सपेक्टेड, इट विल बी अ नॉर्मल मानसून से स्काईमेट। देखिए, स्काईमेट एक प्राइवेट एजेंसी है। भारत में हर साल मानसून के आने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालता है वो IMD निकालता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग यानी कि। लेकिन उससे पहले एक स्काईमेट भी निकालता है। स्काईमेट एक प्राइवेट एजेंसी है यूएस की। तो उसने कहा है कि एल नीनो एक्सपेक्टेड नहीं है। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक 9th क्लास की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हो तो एल नीनो एक ज्योग्राफी का टर्म है। इसमें क्या होता है कि जो पैसिफिक ओशन है वो गर्म और ठंडा होता है, जिसकी वजह से भारत में बारिश का असर जो है वो कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर एल नीनो इफेक्ट होता है तो भारत में बारिश कम होती है। तो एल नीनो जो है वो भारत के लिए नुकसानदायक है और उसमें भारत के लिए जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है। अब नॉर्मल मानसून का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझने वाली बात है। अगर सवाल आता है कि नॉर्मल मानसून का क्या मतलब है, नॉर्मल मानसून का मतलब है कि नॉर्मल इज 98% ऑफ द हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 88 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फॉर द 4 मंथ्स फ्रॉम जून टू सितंबर। देखिए, पहले ये 88 सेंटीमीटर से 89 सेंटीमीटर हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने क्या करा है, 88 सेंटीमीटर कर दिया इसको, कि 88 सेंटीमीटर तो हिस्टोरिकल एवरेज है। इसका 98% अगर बारिश हो रही है 4 महीनों में, जून से लेके सितंबर तक, तो हम मानेंगे क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल मानसून हुआ है। एल नीनो कैरेक्टराइज्ड बाय वार्मिंग ऑफ टेम्परेचर्स इन द सेंट्रल पैसिफिक एंड एसोसिएटेड विद पुअर रेनफॉल ओवर इंडिया। देखिए, एल नीनो में क्या होगा कि एल नीनो में जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन है, इनकी जो केंद्रीय प्रशांत महासागर है, वहाँ तो गर्मी हो जाएगी, वहाँ गर्म हो जाएगा। तो वहाँ गर्म होने की वजह से क्या होगा कि जो चिले में आटाकामा डेजर्ट है, या चिले की जो बाउंड्री है, पेरू है, बोलीविया, यानी साउथ अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, वहाँ तो बारिश होगी, लेकिन एशिया का जो भारत का हिस्सा है वो सब सूखा रह जाएगा। एंड एसोसिएटेड विद पुअर रेनफॉल ओवर इंडिया, कि भारत में कम बारिश होगी। तो उनका कहना यह है कि ये इस साल होने की उम्मीद नहीं है। इसका जो कन्वर्स होता है, इसका जो उल्टा होता है, एल नीनो का उल्टा होता है लानीना, है ना। इस इंपॉर्टेंट टर्म है लानीना, ये इसका उल्टा होता है। हैड हेल्प्ड 2 years ऑफ अबव नॉर्मल रेनफॉल इन 2019 एंड 2020। देखिए, अब लानीना इफेक्ट अगर होता है तो उसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है भारत में, जो कि अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ इस सेंस में है कि उससे जो पानी का जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो अच्छे से हो जाएगा। इन 2019-2020 में तो लानीना इफेक्ट हुआ और नॉर्मल रेनफॉल हुई है 2021 में। दूसरा फैक्टर जो मानसून को इफेक्ट करता है वो है इंडियन ओशन डाइपोल। देखिए, इंडियन ओशन डाइपोल का इफेक्ट जो है वो इंडियन ओशन से रिलेट करता है, इसमें पैसिफिक ओशन का रोल नहीं होता। इंडियन ओशन डाइपोल दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और एक होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसका हिसाब से भारत में अच्छी बारिश होगी, और अगर नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो उसके हिसाब से भारत में कम बारिश होगी। इस तरह से है, अगर ये हम इंडियन इंडियन ओशन माने तो इंडियन ओशन डाइपोल में ये पॉजिटिव वाला हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो सूरज की गर्मी की वजह से जो पानी इवेपोरेट होता है, पानी का वाष्पीकरण होता है, तो ये एक डाइपोल है। डाइपोल का क्या मतलब है कि ये ऐसे रोटेट करता रहेगा, कभी यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। तो कभी ये वाला एरिया गर्म होगा, ये वाला एरिया जब पानी का गर्म होगा, तो क्योंकि इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऐसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इधर से ये भारत है, तो यहाँ से जो है हवाएं जाएंगी और भारत में बारिश आराम से हो सकती है। लेकिन जब यहाँ पे होगा तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से भारत में बारिश नहीं होगी, थाईलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है। तो इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होने की वजह से भारत में बारिश होती है, तो इतना आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है कि श्रीलंका इस टाइम बहुत ज़्यादा क्राइसिस से चल रहा है, तो श्रीलंका ने $51 बिलियन का डेट डिफ़ॉल्ट अनाउंस किया है कॉम्बैट करने के लिए क्राइसिस को। यानी कि जो वहाँ पे क्राइसिस हो रहा है, जो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, तो उस संकट से निपटने के लिए उन्होंने इतना डॉलर्स का जो डेट है उसको डिफ़ॉल्ट जारी किया है। फिर भारत में प्रेसिडेंट की पोस्ट का इलेक्शन अब ड्यू है। जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनका टेन्योर कुछ टाइम में पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद अब नया कैंडिडेट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। तो अब किसको बनाया जाएगा और इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। तो इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है पूरा, जो कि चूज़ करता है कि कौन कौन वोट देगा, कि ये पर्सन्स वोट देंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। जहाँ पे जो वोट दिए जाते हैं वो नेशनल पार्टीज़ के द्वारा और नेशनल लॉ मेकर्स के, पार्टीज़ कहना यहाँ पे गलत है, नेशनल लॉ मेकर्स, यानी कि नेशनल लॉ मेकर्स हो गए एमपी, है ना, राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, और स्टेट लेवल लॉ मेकर्स, और लॉ मेकर्स स्टेट लेवल के कौन होंगे, यानी कि एमएलए। तो इन द अपकमिंग पोल्स, जो पोल्स आएंगे, यानी कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होगा, इलेक्टर्स जो होंगे वो 4896 है टोटल, जिसमें से 543 मेंबर लोकसभा के एमपी हैं, 233 मेंबर राज्यसभा के एमपी हैं, और 4120 एमएलए हैं सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के। फिक्स्ड वैल्यू होती है हर वोट की, एक एमपी के, राज्यसभा के और लोकसभा की 708। देखिए मान लीजिए एक एमपी एक वोट डालता है, तो एक एमपी जब एक वोट डालता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो उसकी वैल्यू 1 नहीं होती, उसकी वैल्यू 708 होती है, क्योंकि यहाँ पे जो उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है या पूरे भारत की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू को माना गया है। इसलिए जो फिक्स्ड वैल्यू है एक एमपी के वोट की, चाहे वो राज्यसभा का एमपी हो चाहे वो लोकसभा का एमपी हो, उसकी 708 है। मीनवाइल द वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन दैट फैक्टर्स इन इट्स पॉपुलेशन vis-a-vis द नंबर ऑफ मेंबर्स इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए एमपी की जो वोट की वैल्यू है वो तो सेम है 708, लेकिन स्टेट के एमएलए की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन पे, और उस स्टेट में कितने एमएलए की पोस्ट है। मान लेते हैं यूपी में स्टेट के एमएलए 403 होते हैं और उसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, तो यूपी जो स्टेट है उसके एमएलए की वोट की पावर सबसे ज़्यादा है ना, उसकी वोट की पावर करीब 208 है। और अगर यहीं पे आप गोवा चले जाएंगे या सिक्किम चले जाएंगे, वहाँ पे एमएलए की जो एक एमएलए जो वोट देगा उसकी पावर बहुत कम है, उसकी पावर अराउंड 32 वोट्स या 40 वोट्स के आसपास ही आती है। तो इस सेंस में हम समझेंगे कि जो एमएलए की वोट की पावर है वो डिफर करती है स्टेट टू स्टेट। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन है वो ही इसके इलेक्शंस करवाता है। इलेक्शन कमीशन जो है भारत का, तो भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट एंड ओवरसीन द इलेक्शंस। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, जो अपर हाउस के और लोअर हाउस के एमपीज़ हो गए, यानी कि राज्यसभा लोकसभा के एमपीज़ हो गए। फिर और कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, चाहे वो स्टेट्स हों और चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो। और लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है कि जो निर्वाचित जो सदस्य आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। मान लेते हैं राज्यसभा में जैसे 12 लोगों को प्रधानमंत्री नमोनीत करते हैं, यानी कि नॉमिनेट करते हैं, तो वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को चुनने में कि कौन प्रेसिडेंट बनेंगे वो वोट नहीं करेंगे। जो भी लोकसभा में और राज्यसभा में चुन कर आएंगे वो उनको वोट डालने का हक मिलेगा। लाइकवाइज अगर हम एमएलएस की बात करें, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश के हों चाहे वो राज्य के हों, उनको क्या होगा कि जो लोग भी चुन के आएंगे वो लोग वोट डाल सकते हैं। यानी कि सिर्फ एमएलएस को पावर दी गई है, एमएलसीज को पावर नहीं दी गई। यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको ये पावर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सके। वोटिंग से पहले नॉमिनेशन स्टेज आती है, यानी कि नॉमिनेट करना होगा कि भाई मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा हूँ। तो नॉमिनेशन स्टेज में वेयर द कैंडिडेट इंटेंडिंग टू स्टैंड इन द इलेक्शन फाइल्स द नॉमिनेशन अलॉन्ग विद द साइंड लिस्ट ऑफ 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। अब देखिए पहले इलेक्शन होने से पहले एक प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए पर्सन्स को अपने आप को नॉमिनेट करना होगा, कि नॉमिनेशन फाइल करना होगा कि मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। और इसके लिए उनको साइन करना होगा 50 प्रपोजर्स के लिए, कि 50 लोगों के नाम उनको प्रपोज करने होंगे कि इन लोगों ने मेरा नाम प्रपोज किया है, और 50 सेकेंडर्स होंगे कि इन्होंने भी मेरा नाम प्रपोज किया है, यानी कि कुल मिला के 100 लोग हो जाएंगे। दीज प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स कैन बी एनी वन फ्रॉम द टोटल ऑफ 4896 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फ्रॉम द स्टेट एंड नेशनल लेवल। अब ये प्रपोजर्स और सेकेंडर्स कौन होंगे, ये जो लोग वोट डालने के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल जो हैं वोट डालने के लिए एमएलए एमपी, उन्हीं में से 100 मेंबर होने पड़ेंगे, 50 प्रपोजर होने पड़ेंगे और 50 सेकेंडर होने पड़ेंगे। द रूल फॉर सिक्योरिंग 50 प्रपोजर्स
वो कह रहा है कि द रूल फॉर सिक्योरिंग 50 प्रपोजल्स एंड सेकेंडर्स वाज इम्प्लीमेंटेड व्हेन द इलेक्शन कमीशन नोटिस्ड in 1974 कि several candidates many without even a bleak chance of winning could file their nominations to contest the polls। अब क्या हो रहा था कि 1974 में बहुत सारे लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया प्रेसिडेंट की पोस्ट पे खड़ा होने के लिए, जबकि उनके सपोर्ट में कोई भी नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन ने एक लिमिट लगाई कि आप 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स का नाम देंगे जो आपका नाम को प्रपोज करेंगे कि हाँ भाई हम इस पर्सन के साथ हैं और इस पर्सन को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ा होना चाहिए, यानी कि आपकी सपोर्ट में कुछ लोग होने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कंडीशन रखी, तभी जाके लोग वहाँ पे खड़े होंगे इलेक्शन के लिए। इलेक्टर कैन नॉट प्रपोज और सेकंड द नॉमिनेशन ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट। एक प्रपोजर या एक सेकेंडर जो होगा वो एक से ज़्यादा कैंडिडेट का नाम सजेस्ट नहीं कर सकता, यानी कि एक पर्सन के लिए अगर एक पर्सन खड़ा होता है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए तो 100 आदमी जो उसको 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स जो उसका नाम प्रपोज करेंगे वो 100 पर्सन जो है किसी और पर्सन का नाम प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए फेवरेबल नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जो है वो कहा जा रहा है कि वो फ्रंट रनर है प्रेसिडेंशियल रेस के लिए, जो कि रूलिंग एनडीए वाइल अपोजिशन पार्टीज आर कंटेम्पलेटिंग जॉइंटली पुटिंग अप अ कैंडिडेट फॉर द रेस। अब एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इस टाइम पे वेंकैया नायडू वो अप्लाई करेंगे, बाकी अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि वो अपनी तरफ से कंबाइंड फेस उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो टेन्योर है करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यानी कि रामनाथ कोविंद जी का वो इस जुलाई में ख़त्म हो जाएगा, और जो 16th इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा अपने सक्सेसर को चुनने के लिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 84th अमेंडमेंट ऑफ 2001 जो पॉपुलेशन है स्टेट्स की, ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1971 की तक फिक्स कर दी गई है। किस अमेंडमेंट से? 84वें अमेंडमेंट से, 84th अमेंडमेंट से। अब 2026 तक कोई भी जो भी सीटें भरनी है वो 2026 तक नहीं भर सकती। 2026 के बाद जब जनगणना होगी उसके बाद इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 2031 के बाद अगर हम कहें, क्योंकि 2021 के बाद 2031 में जनगणना होगी। नेक्स्ट आता है कि इंडिया और यूएस जो है वो 2+2 डिस्कशन कर रहा है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि 2+2 डिस्कशन का मतलब होता है जहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जहाँ पे बात करते हैं वहाँ पे 2+2 मीट होती है। इंडिया ने बहरीन बेस्ड एक मल्टीलेटरल पार्टनरशिप ज्वाइन करी है, बहरीन में इसका हेडक्वार्टर है। मैरीटाइम फोर्स, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स को आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, यानी कितने मेंबर्स हैं उसमें, और इसका वर्क क्या है, कौन से रीजन को ये ओवरसी करता है। फिर ताइवान ने एक वॉर टाइम सर्वाइवल हैंडबुक लॉन्च की है इस थ्रेट के देखते हुए कि हो सकता है कि फ्यूचर में जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, चाइना भी ताइवान पे हमला कर दे। तो अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है तो किस तरीके से काम होगा, यानी किस तरह से लोग अपने आप को बचा सकते हैं, तो उसके लिए वॉर टाइम सर्वाइवल हैंडबुक जो है वो रिलीज़ की गई है ताइवान के द्वारा। नेक्स्ट GS3 में देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है, यानी कि जो महंगाई मुद्रास्फीति दर है वो 7% पहुंच गई है फूड प्राइसेस पे। 7% का मतलब ये है कि जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का जो सबसे ऊपर की लिमिट थी 6% की, उसको भी क्रॉस कर गया है, और महंगाई की जो दर है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है 6.95% पहुंच गई है मार्च में। फास्टेस्ट पेस है प्राइस गेन्स का, यानी कि इतनी तेज़ी से दाम कभी नहीं बढ़े जितनी तेज़ी से अभी बढ़ रहे हैं। एंड मार्क द थर्ड स्ट्रेट मंथ कि सीधे तीसरा महीना ऐसा था कि जब इन्फ्लेशन जो है RBI का 6% से ऊपर आया, यानी कि लगातार 3 महीनों से 6% से ऊपर रहा जा रहा है। तो ये अपने आप में एक MPC का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक लिटिल बिट ऑफ फेलियर है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से 2016 में MPC को बनाया गया था जिसके लिए, वही वो काम वो नहीं कर पा रहे। कंज्यूमर्स जो है रूरल इंडिया में उनका तो हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है अर्बन रेसिडेंट से, यानी कि शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो महंगाई का दर बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ पे 7.66% है फूड प्राइस इंडेक्स, और जो 8% से लेके 8.4% हो गया है मार्च में, यानी कि 7.66% से और बढ़कर 8% हो गया है मार्च में। तो यानी कि जो शहरों में अभी 6.95% है महंगाई दर, वहाँ पे वो 8% है, यानी कि महंगाई दर बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन का रेट 2% से लेके 6% के बीच में रहना चाहिए, जो RBI ने बता रखा है। इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन का रेट है ये काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अपना में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है एक नॉर्मल लोगों के लिए जो डेली नीड्स पे अपना काम चलाते हैं। RBI ने अनाउंस किया है कार्डलेस कैश विड्रॉल ऑफ एट ATMs अक्रॉस द कंट्री। तो RBI ने ये आइडिया दिया है, ये अनाउंस किया है कि सभी बैंकों को कि वो इस तरह से अपनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएं कि कार्डलेस, यानी कि बिना कार्ड का कैश विड्रॉल हो सके ATMs के थ्रू।
तो दीज विड्रॉल्स आर टू बी ऑथेंटिकेटेड वाया यूपीआई, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसी के तहत सारे विड्रॉल्स होने चाहिए एटीएम्स के थ्रू से। यानी कि आपको एटीएम कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा एटीएम मशीन में। जब आप अपना अमाउंट भरेंगे उसमें, तो वहाँ पे क्यूआर कोड आएगा, आपके फ़ोन नंबर से लिंक्ड होगा, आपका क्यूआर कोड आएगा, आप अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे और अपना पिन कोड डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कैश है वो विड्रॉल हो जाएगा। यानी आपको एटीएम में कार्ड को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कार्डलेस कैश विड्रॉल्स विल एनहांस सिक्योरिटी ऑफ कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन। तो उनका कहना ये है कि सिक्योरिटी बढ़ा देगा ये। कार्ड स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग जो होती है, यानी कि कार्ड डुप्लीकेट जो बना लेते हैं आपका डेटा चुराने के बाद, वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी इससे। और वाइल द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ऑफ अ कार्ड इज मिनिमाइज्ड थ्रू कार्डलेस विड्रॉल्स, द रिस्क विल सून ट्रांसफर टू मोबाइल एनेबल्ड फीचर्स। लेकिन ये कहा जाता है कि मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर कार्ड से आपकी सिक्योरिटी बढ़ गई है कि कार्ड से दिक्कत नहीं है, तो अब फ़ोन में दिक्कत हो सकती है कि वहाँ से लोग चुरा सकते हैं। देखिए, चुराने वाले तो कहीं से भी चुरा सकते हैं। बात यह है कि हम गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती है कि जिस तरह से लोगों का पैसा सेव रह सके, लेकिन जो इसमें जो साइबर हैकर्स होते हैं वो अपनी तरफ से काम करते रहते हैं कि वो लोगों का पैसा चुरा सकें। तो ये एक टसल है जो दोनों के बीच में चलती रहती है, हैकर्स के बीच में या उन लोगों के बीच में जो चोरी करते हैं और उन लोगों के बीच में जो चोरी नहीं करवाना चाहते हैं। तो ये हमेशा चलता ही रहेगा प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, कार्डलेस कैश विड्रॉल्स विल एनहांस सिक्योरिटी ऑफ कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शंस। तो उनका कहना ये है कि ये सिक्योरिटी बढ़ा देगा। इट विल हेल्प प्रिवेंट डिटेल्स फ्रॉड्स लाइक कार्ड स्किम, कार्ड क्लोनिंग। और करंटली जो है हाल फिलहाल में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी और एसबीआई जो है यही कार्डलेस कैश विड्रॉल अलाउ करता है अपने यूजर्स के लिए। कुछ कुछ जगहों पे, सभी जगहों पे ये भी अवेलेबल नहीं है पूरे भारत में। इंडिया जो है वो 8% की दर से बढ़ रहा है, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। कि एक रिपोर्ट आई है जीएमके रिसर्च एनालिटिक्स के द्वारा, तो उनका कहना ये है कि इंडिया जो है वो 8% की दर से ग्रो करेगा वर्ल्ड बैंक में, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। और उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जीएमके रिसर्च और एनालिटिक्स के द्वारा, उनका कहना ये है कि इंडिया जो है, जो उसका 2022 का टारगेट था 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी का, उसको भारत मिस कर देगा, उसको भारत पूरा नहीं कर पाएगा। यानी कि भारत इतनी तेज़ी से काम नहीं कर रहा है कि वो 100 गीगावाट पावर कैपेसिटी का काम कर पाए। तो रिपोर्ट का कहना यह है कि अप्रैल में सिर्फ 50% जो है 100 गीगावाट का, यानी कि 50 गीगावाट की अगर हम बात करें, जिसमें कि कंसिस्टिंग ऑफ 60 गीगावाट ऑफ यूटिलिटी स्केल, 40 गीगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी हैज़ बीन मेट। यानी देखिए, 100 गीगावाट में से क्या होना था कि 60 गीगावाट तो यूटिलिटी स्केल पे लगना था, यानी कि जो ज़मीन पे लगना था, और 40 गीगावाट जो था लोगों के छतों पे लगना था, यानी कि जो लोगों के घर हैं, ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं। 40 गीगावाट वहाँ पे लगाना था, रूफटॉप पे लगाना था। तो उस 100 गीगावाट में से सिर्फ 50% यानी कि 50 गीगावाट ही हम करने में कामयाब रहे हैं। अभी आधे, पूरा का पूरा आधा जो हमारा टारगेट है वो बच गया है। 19 गीगावाट जो सोलर कैपेसिटी है वो उम्मीद है कि हम 2022 में जोड़ देंगे। इंडिया का रूफटॉप सोलर मार्केट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है ग्रो करने के लिए शुरुआत में, हेल्ड बाय लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी कि अपनी छतों पर इस तरह से कर सकते हैं। थैंक्स टू फेलिंग टेक्नोलॉजी कॉस्ट, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की कॉस्ट घटती जा रही है। जब ये कॉस्ट घटी है, ग्रिड टैरिफ्स बढ़े हैं और कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ी है, तो लोगों ने इसको लगाना भी शुरू कर दिया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि एमएसएमई क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो जून 2020 में लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था जो ये बताता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का कि एमएसएमई के जो हम कहते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि लघु, सूक्ष्म और मध्य वर्ग की जो कंपनीज हैं, हम किस कंपनी को कहेंगे, किस कंपनी को कहेंगे कि वो लघु है, किसको कहेंगे वो सूक्ष्म है, किसको कहेंगे वो मध्य है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सूक्ष्म एंटरप्राइज यानी कि माइक्रो एंटरप्राइज, तो ये वो एंटरप्राइज होती है जहाँ पे प्लांट में और मशीनरी में, इक्विपमेंट में, यानी कि वहाँ पे जो खर्चा होता है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होता है और 5 करोड़ से कम होता है। जहाँ पे टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में रहता है, वो माइक्रो एंटरप्राइज है। स्मॉल एंटरप्राइज के हिसाब से 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में होना चाहिए टर्नओवर, और मीडियम एंटरप्राइज के हिसाब से 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में होना चाहिए टर्नओवर, उसको हम मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं। तो ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का क्राइटेरिया है। ये सवाल सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से रखिएगा। और जून 2020 में लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था कि जो एमएसएमई की डेफिनेशन बताता है। तो एक चीज़ और आती है कि अगर हम एक फैक्ट देख लें तो कि रिनाउंड इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं प्रभात पटनायक, इनको अवार्ड मिला है मालकम एडिशेशिया अवार्ड मिला है इनको। ये अवार्ड हर साल दिया जाता है मैलकम और एलिजाबेथ एडिशिया ट्रस्ट के द्वारा। जो किसको दिया जाता है, एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में इनको दिया जाता है, किसी भी सोशल साइंटिस्ट के रूप में किसी पर्सन को दिया जाता है। तो ये थे 2 दिन के करंट अफेयर्स, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
बाकी गाइस बताना चाहूँगा कि जो लोग लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ जो स्टूडेंट्स यूके ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अगर उनको पटवारी के एग्ज़ाम के लिए और जो उप निरीक्षक है यानी सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए उनको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।